मैं जानना चाहता हूं कि क्या बचपन में आप भी बाकी बच्चों जैसे ही थे या बाकी बच्चों से कितने अलग थे? कोटा जाने के बाद जो ये रूटीन था उसमें क्या परिवर्तन आया? कितना चेंज करना पड़ा खुद को और जो रूटीन था उसको? छोटे शहरों के जो अभिभावक होते हैं या बच्चे होते हैं तो अक्सर उनके सामने ये दुविधा होती है कि 10th के बाद क्या करें, कहाँ जाएं। कुछ बच्चों का कॉमन एक प्रश्न था कि जब भी किसी प्रतियोगिता की हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी की किताबों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने का तरीका क्या हो जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें। कोई ऐसी पार्टिकुलर किताब या कुछ किताबें जो आप सजेस्ट करना चाहें बच्चों को, ख़ास करके 10th क्लास तक के, है ना, बच्चों को? क्योंकि मुझे लगता मीडियम कितना मायने रखता है। जैसे अगर कोई बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है तो उसकी मीडियम तो ज़्यादातर हिंदी हो जाती है। सीबीएसई मीडियम के जो स्टूडेंट हैं तो उन्हें ये थोड़ा फ़ायदा मिलता है कि, है ना, इंग्लिश मीडियम में ही ज़्यादा पढ़ाई होती है। बिहार बोर्ड का स्टूडेंट अगर 10th के बाद चाहे कि मैं नीट की तैयारी करूं, है ना, तो मीडियम से चीज़ें कितनी आसान हो सकती हैं या क्या उनको परेशानियां हो सकती हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको? टाइम मैनेजमेंट, है ना, 180 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, समय भी 180 मिनट होता है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान बच्चों को रखना चाहिए शुरू से, इसका भी कुछ लाभ हो सकता है या? हाँ, ये बैलेंस कैसे बना करके रखें जो कोचिंग की पढ़ाई है और अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंस देखते हैं सेल्फ स्टडी का और कैसे एक बैलेंस बनाया जाए? कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी जो कर रहे हैं, 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट, है ना, 3 अटेम्प्ट भी देने के बाद उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाती है, थोड़ा निराश भी हो जाते हैं। बहुत बार आप देखते होंगे कि आत्महत्या जैसी घटनाएं भी कभी कभी सुनने को मिलती हैं। आपकी क्या राय होगी उन बच्चों के लिए कि अगर सामने मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा जो डेविएशन आता है ना मोबाइल और सोशल मीडिया इस सब की वजह से, उस पर कैसे आपने कंट्रोल किया? जब नीट की परीक्षा रद्द हुई, बहुत सारे छात्र निराश हो गए, कई आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आई, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने इसी आपदा को अवसर के रूप में बदल दिया। अवसर अपने प्रदर्शन का आकलन करने का, अवसर अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने का, और जी हाँ, बेहतर किया तो ऐसा किया कि भाई टॉपर ही बन गए। मैं बात कर रहा हूँ आयुष भलोटिया की। नीट यूजी की परीक्षा में पूरे देश में चौथा स्थान लाकर शानदार प्रदर्शन करने वाले बिहार टॉपर आयुष भलोटिया की आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आयुष भलोटिया। उनसे हम जानेंगे कि कैसे उस विपरीत समय में भी इन्होंने खुद को संभाला, अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखी और ऐसा प्रदर्शन किया कि आज पूरे देश में इनका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। स्वागत करेंगे आयुष भलोटिया का। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आयुष आपको, थैंक यू। शानदार प्रदर्शन के लिए। आयुष भलोटिया से हम जानेंगे इनका जो स्टडी रूटीन था, कैसे इन्होंने तैयारी की। बिहार राज्य के नवादा ज़िले के छोटे से प्रखंड वारिसलीगंज से इनका सफ़र शुरू हुआ और आज वारिसलीगंज को इन्होंने राष्ट्रीय फलक पर स्थापित कर दिया। इस दौरान जो इनका सफ़र रहा, हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कैसे इन्होंने अपनी तैयारी की और भी कुछ बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो आने वाले प्रतिभागियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा, विशेष रूप से ऐसे छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं या और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। हमारी जो बातचीत है, ध्यानपूर्वक उस बातचीत को सुनेंगे। मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। बाकी हम लोग बातचीत करेंगे आयुष से। सबसे पहले तो आयुष आपसे यही जानना चाहूँगा कि वो जो फेज़ था, है ना, जब नीट की परीक्षा रद्द हुई, कैसा उस वक्त महसूस हो रहा था, फिर कैसे आपने अपने आप को संभाला और वहाँ से लेकर के टॉपर बनने का जो सफ़र था, इस बीच जो आपकी तैयारी थी, उसे मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो जब नीट एग्ज़ाम हुआ था पहला वाला,
तो मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा ही गया था क्योंकि मतलब उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज तो मिल ही रहे थे। लेकिन जब कैंसिल हुआ तो जस्ट एक सडन थोड़े टाइम के लिए तो लगता है कि हाँ लीक हुआ, अच्छा नहीं हुआ और कैंसिल हो गया, बट उसके बारे में ज़्यादा सोचता तो सिर्फ टाइम वेस्ट होता मेरा। तो मतलब मैंने तुरंत ही पढ़ाई शुरू कर दी, जिससे कि अच्छा खासा टाइम मिल गया पढ़ने का। और मेरा तो जैसे सब्जेक्ट साइंस है, और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आपको आता है तो लाइक आपको वो 2 साल 4 साल 5 साल तक भी याद रहता है, क्योंकि उसमें कुछ भूलने जैसा रहता ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं था कि लीक हुआ तो मुझे कुछ आता ही नहीं था एग्ज़ाम के बाद। अगर लीक होने के बाद भी एग्ज़ाम होता है तो साइंस का पेपर है तो बना के तो आ ही जाऊँगा, ये तो पता ही था। तो मतलब ज़्यादा तो बुरा नहीं लगा था, बट थोड़ा सा लगता है। चलिए अच्छा है। बचपन कैसा रहा है उसका? आज आपका नाम पूरे देश में चर्चा में है, लोग है ना, हर जगह चर्चा है आपके नाम की, लोग टॉपर के रूप में आपको देख रहे हैं। लोगों को लगता होगा, बच्चों को, कि भाई ये तो कुछ अलग ही किस्म का बच्चा है, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बचपन में आप भी बाकी बच्चों जैसे ही थे या बाकी बच्चों से कितने अलग थे? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं, बचपन कैसा था आपका? बचपन में एकेडमिकली तो मैं बचपन में भी अच्छा ही था, मतलब जैसा अभी ठीक ठाक हूँ वैसा ही बचपन में भी था। मतलब बचपन में भी मेरी रैंक जैसे 8 to 10 तक मेरी रैंक स्कूल में सेकंड आती थी परफॉर्मेंस बेसिस पे हर बार, मतलब कंटिन्यू सेकंड, फर्स्ट भी नहीं पूरी था। पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? यहीं बिहार से 1 से 10 तक तो बिहार तक से पढ़ा बिहार था। मतलब स्कूल वारसलीगंज? विवेकानंद, हाँ वारसलीगंज विवेकानंद पब्लिक स्कूल। विवेकानंद पब्लिक स्कूल। पूरी 10वीं तक की पढ़ाई यहीं से हुई? नहीं, 4th तक यहाँ पढ़ा था। अच्छा। फिर मैंने बीच में स्कूल चेंज किया था क्योंकि मेरे भाई को मैट्रिक के लिए पढ़ने जाना था, तो 4 में मैं झारखंड गया था। बट क्या हुआ था कि जैसे मैं 4th यहाँ तक पढ़ा, लेकिन मेरा एज कम था 1 साल, तो मुझे 4th दोबारा पढ़ना पड़ा था दूसरे स्कूल में झारखंड में। तो वहाँ 4th और 5th क्लास पढ़ा था, फिर वापस यहाँ आ गया था क्योंकि मेरा भाई का 9th और 10th था वहाँ, तो वो पढ़ के निकल गया था, तो फिर मैं यहाँ आ गया था। फिर वापस यहीं विवेकानंद से पढ़ा था फिर 10th तक। अच्छा, और 10th के बाद 12 कहाँ से 10th किए? के बाद कोटा गया था कोचिंग करने। खेलते कूदते थे बाकी बच्चों जैसा ही बचपन था या कुछ अलग? 10th तक तो बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सीखे थे मैंने, जैसे एक्टिविटीज़ किए थे। मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो कभी पार्ट नहीं लेता था क्योंकि थोड़ा अजीब लगता था मुझे, लेकिन जैसे गिटार आता है मुझे, क्यूब सॉल्व करना आता है, फिर गेम्स खेलना आता है, जैसे फुटबॉल वगैरह में अच्छा था, मोबाइल गेम्स भी खेलता था, अच्छी रैंक वगैरह भी थी, सब कुछ करता था मैं। मतलब 10th तक तो लगभग हर चीज़ आता सीखा था मैंने। मतलब मुझे ऐसा पसंद था कि नए नए चीज़ों को जो मुझे ना आता वो सारा चीज़ सीखूं, इसलिए। मतलब बाकी बच्चों जैसा ही हाँ, है ना बचपन रहा। दोस्तों के साथ मज़े करता। चलिए, कोटा जाने के बाद जो ये रूटीन था उसमें क्या परिवर्तन आया? कितना चेंज करना पड़ा खुद को और जो रूटीन था उसको? मतलब मेरा कोई रूटीन कभी था ही नहीं, ना 10th तक था ना उसके बाद था, क्योंकि रूटीन में एक बार अगर आप टाई अप हो जाते हो तो फिर ऐसा होता है कि ऐसा तो नहीं कि मुझे पता है अगले मोमेंट पे मेरे साथ क्या होगा, तो इसलिए लाइक प्रेजेंट डिसीजन में ज़्यादा अच्छे से लेता था फॉर एग्जांपल। लेकिन जो पढ़ाई का जो शेड्यूल था, जैसे 5 से 6 घंटे पढ़ना, वो मेरा लाइक कह सकते हैं कि 7 के बाद कंटिन्यू था। मतलब मैं 5-6 घंटे ना भी चाहूँ तो भी पढ़ ही लेता था रोज़ सेल्फ स्टडी में। तो 5-6 घंटे का वो टाइम मैंने 11-12 में भी उतना ही रखा, ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ता था दिन भर वैसा। और मेन जो शेड्यूल चेंज आता है वो हॉस्टल की वजह से आता है कहीं बाहर जाने पे, क्योंकि हॉस्टल का थोड़ा लाइफ डिफरेंट होता है घर के लाइफ से। घर के में ऐसा होता है कि पेरेंट्स वगैरह हेल्प करते हैं, बट वहाँ पे तो सब कुछ खुद करना पड़ता है, जैसे अपना देखभाल करना, कुछ फीवर हो जाए तो उसमें भी खुद का केयर खुद से करना, इसलिए उसका बस शेड्यूल चेंज होता है खाने वगैरह का। बाकी तो कुछ शेड्यूल में वैसा डिफरेंस नहीं आता है। और कोचिंग वगैरह का शेड्यूल रहता है वो तो स्कूल जैसा ही रहता है, कोचिंग वाले का शेड्यूल। छोटे शहरों के जो अभिभावक होते हैं या बच्चे होते हैं, तो अक्सर उनके सामने ये दुविधा होती है कि 10th के बाद क्या करें, कहाँ जाएं, है ना। कोटा हो या कोई बड़ा शहर हो, तो थोड़ी सी दुविधा मन में होती है। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? कोटा जाने का फैसला उनके लिए कितना सही रहेगा, जाना चाहिए? और अगर वो जाते हैं तो किन बातों का ध्यान उनको रखना चाहिए?
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि ऐसा कोई 100% डिसिसिव चॉइस नहीं होता है कि कोटा जाओ तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप यहाँ पे भी अच्छे टीचर ढूंढ पाओ है कि भाई या कोटा जिसके साथ आपको सिंक होता है तो उनके साथ आप पढ़ो, आपका तब भी अच्छा मार्क्स आएगा। क्योंकि वहाँ यहाँ किसी भी जगह सब्जेक्ट तो सेम ही पढ़ना है, बट ऐसा है कि कोटा एजुकेशन के लिए स्पेशल जगह है, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे टीचर्स की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पे वहीं ज़्यादा अच्छे टीचर्स की जो नंबर होगा वो कंपेरेटिवली कम होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये उतना एजुकेशन बेस्ड हब नहीं है जैसा कोटा है। तो कोटा बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि कोटा ही जाना चाहिए, बट हाँ कोटा जाने से कुछ फ़ायदा मिलता है, जैसे कि एक पीयर ग्रुप अच्छा मिलता है, आपके दोस्त बनेंगे, ज़्यादा बच्चे मिलेंगे वहाँ पे मिलने को, अलग अलग जगह से आते हैं और कोचिंग वगैरह अच्छे से उनको पता रहता है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, किस चैप्टर को किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, तो उन सब का फ़ायदा मिलता है वहाँ। कोचिंग का सिलेक्शन कैसे किया जाए? आपने शायद एलन को इसीलिए चुना क्योंकि आपके भैया है ना, उन्होंने मेरे भी भैया वहीं से कोटा तैयारी में की। रहे थे तो अच्छा। उनको पता था कि नीट के लिए एलन अच्छा है इसलिए। और अगर कोचिंग को सेलेक्ट करने की बात आती है तो जैसे सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है नाम सबने एलन का, कोई जानता हो या ना जानता हो नीट या जी, एलन तो नाम तो सुना ही होगा, लगभग हर लोग जानते हैं एलन का नाम वगैरह। तो एक तो नाम होता है कोचिंग का, आपको पता रहता है कि ये कोचिंग अच्छा है, आपने बाकी लोगों से सुनते हो, फ़ोन वगैरह पे ऐड वगैरह आता है। दूसरा तरीका है कि आप कुछ लेक्चर्स ढूंढ के उस कोचिंग के देख के ट्राई कर सकते हो, तो उससे भी आपको पता चलता है, आप उस कोचिंग के रिजल्ट्स को देख सकते हो, उससे भी पता चलता है सिलेक्शन रेशियो वगैरह। और तो कोई तरीका नहीं है कोचिंग डिसाइड करने का, क्योंकि हर कोचिंग में अच्छे टीचर्स होते हैं। कुछ बच्चों से मैंने बातचीत की थी कि अगर आपको मौका मिलता है सवाल पूछने का तो आप आयुष भलोटिया से क्या पूछना चाहेंगे? कुछ प्रश्न उस तरह के मैं इस इंटरव्यू में शामिल करने वाला हूं। कुछ बच्चों का कॉमन एक प्रश्न था कि जब भी किसी प्रतियोगिता की हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी की किताबों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने का तरीका क्या हो जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें, है ना। विशेष रूप से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम है ना किस तरह से उसका फ़ायदा ज़्यादा उठा सकें, इस पर आपकी क्या राय है? एनसीईआरटी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पेपर बनता है, जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है वो एनसीईआरटी से ही होता है। लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए या फिर किसी भी, तो बायो अगर उनके पास सब्जेक्ट है तो बायो में तो एनसीईआरटी इज़ लाइक कि उसी से 360 टू 350 टू 360 मार्क्स आते हैं। अगर 300 एनसीईआरटी से, हाँ 360 का पेपर है और उसमें 350 से 360 मार्क्स उसी से आते हैं, पूरा का पूरा पेपर उसी से आता है। डायरेक्ट जो उसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं होता है नहीं, वो टेक्स्ट जो पढ़ा रखा है बुक में, लाइक लिटरली वो लाइन ही आती है, वही लाइन आपको याद है तो कंफर्म आपका सही है, वरना फिर आपको सोच के सही करना पड़ेगा। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जिन बच्चों का ये प्रश्न था वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बायो में तो एनसीईआरटी लाइक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, टीचर्स जो पढ़ाएं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, तो क्लास से पढ़ो और एनसीईआरटी को लाइक बार बार पढ़ो। इसका मतलब अगर आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ आने लग गई, इसका मतलब आपको एनसीईआरटी समझ आ रहा है, क्योंकि लाइक एनसीईआरटी इस तरीके से लिखा हुआ है कि कोई बच्चा उसको खुद से पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ आएगा ही नहीं। यही काफ़ी अच्छी इंग्लिश है उसमें, मतलब उसका लैंग्वेज काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहला तो टीचर उसमें हेल्प करते हैं, आपको टीचर पढ़ाएंगे, फिर आपको खुद से आके वो बुक पढ़ना है और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि अब आप वो बुक पहली बार पढ़ रहे हो। जो आपके टीचर ने लिटरली बोला है वो सेम टू सेम चीज़ें उस बुक में लिखी हुई मिलेंगी आपको, क्योंकि पेपर उसी से आता है। और फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी ठीक है ज़रूरी है, बट लाइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अब मैं क्लास से पढ़ कर आऊँ फिर उसके बाद ये बुक भी पढूँ, वो बुक पढूँ, वो बुक भी पढूँ। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आपको 3, 4, 5 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, वो भी तब जब आपको खुद के कॉन्सेप्ट पे इतना विश्वास है कि अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो आप खुद से उस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ का प्रूफ, हर थ्योरम के पीछे का रीज़न, किसी आर्ग्यूमेंट के पीछे का रीज़न कि क्यों दिया ये आर्ग्यूमेंट किसी साइंटिस्ट ने, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा। वरना आप हमेशा एक अंडर कॉन्फिडेंस में रहोगे कि मुझे हो सकता है कुछ ना आता हो। अगर आपको ढंग से चीज़ें आती है तो आप पेपर के टाइम पे कभी सोचोगे ही नहीं कि पेपर आसान है या हार्ड।
आपका काम रहेगा ठीक है पहला क्वेश्चन है सॉल्व कर दिया, दूसरा है सॉल्व कर दिया, तीसरा है सॉल्व कर दिया, ऐसे करके कब पेपर ख़त्म होता है पता भी नहीं चलता है। तो रैदर देन कि आप पेपर का टफनेस डिसाइड करके एग्ज़ाम देने जाओ, आप खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि कैसा भी पेपर आए आप सॉल्व कर दो। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो बायोलॉजी में है, फिज़िक्स में भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, बट मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ 2 चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी फिज़िक्स में। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर होता है और एक रहता है मतलब मॉडर्न फिजिक्स वाला यूनिट न्यूक्लियस, उन दोनों की, क्योंकि उन दोनों की एनसीईआरटी मैंने एक दिन रैंडम दिवाली की छुट्टी थी हमारी तो उसमें खोली थी, तो मुझे पढ़ते टाइम इतना मज़ा आने लगा कि मैंने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया उसके बाद दोनों, और बाकी तो किसी चैप्टर का नहीं पढ़ा। केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ी थी, बट ऑर्गेनिक में ऐसा था कि मेरा ऑर्गेनिक इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था बाद में कि मैं कुछ नहीं भी पढ़ के जाता था ऑर्गेनिक में तो मैं मैकेनिज्म से सॉल्व कर लेता था सब कुछ। कोई ऐसी पार्टिकुलर किताब या कुछ किताबें जो आप सजेस्ट करना चाहें बच्चों को, खास करके 10th क्लास तक के, है ना, बच्चों को, क्योंकि मुझे लगता है कि जिनका बेस अच्छा रहता होगा 10th क्लास तक उन्हें आगे जाकर बहुत मदद मिल जाती होगी, है ना, चीज़ें आसान हो जाती होंगी। कोई ऐसी किताबें आप सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को? साइंस में? हाँ, साइंस में और मैथ्स में अगर मैं सजेस्ट करूँ 10th तक तो 9th और 10th का पीरियड सबसे ज़्यादा अच्छा पीरियड होता है अपना बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पहले तो एनसीईआरटी 10th का बहुत अच्छा है, मतलब मैंने लगभग 7 से 8-9 बार पढ़ी थी। अच्छा। और मुझे अभी तक याद है एनसीईआरटी 10th की कितनी, मतलब इतनी अच्छी लगी हुई है, उसका लैंग्वेज, उसका समझाने का तरीका, एग्जाम्पल्स, वो सब। तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़े 10th में है अगर आप, और 9th में। दूसरा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी 10th का बहुत अच्छा है, मतलब जितना उन्होंने पढ़ाया है उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। जब आपका ये हो जाए उसके बाद आप कोई एक्स्ट्रा बुक बना सकते हो, जैसे कि 10th में होता है कुछ, मतलब एक्स्ट्रा बुक जैसे मैं बताऊं तो सबसे पहले तो अगर आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस है आपके 10th के प्रिपरेशन में तो आप 10th तक एक ओलंपियाड होता है NSE-JS, उसका पेपर बना के देख सकते हो। NSE-JS। अच्छा, किस पब्लिकेशन की? नहीं, ये पब्लिकेशन एग्ज़ाम का नाम है, इसका पेपर अच्छा, मिलता है गूगल पे। अच्छा। क्योंकि बुक से ज़्यादा अच्छा जो क्वेश्चन आता है वो एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो जो प्रोफेसर्स क्वेश्चन बनाते हैं उनको डर रहता है कि गलत क्वेश्चन बना दिया तो फिर उसको बोनस वगैरह करना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है क्वेश्चन को। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी सोच समझ के डिज़ाइन किए जाते हैं और हर क्वेश्चन यूनिक ही रहेगा हर एग्ज़ाम के पेपर में। जैसे 2025 का पेपर बना और 2024 का, तो 90% क्वेश्चन अलग ही रहेंगे ओलंपियाड्स के पेपर में। तो 10th तक तो NSE-JS का पेपर आप बना के देख सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपको सब कुछ आता है, उसको बना के आपको पता चल जाएगा कि कितनों को तो कुछ नहीं आता होगा उसमें, ऐसा भी हो सकता है। फिर अगर आपको बुक्स बनाने हैं तो मैंने जो बनाया था 10th में वो एक बुक था फिजिक्स में, टाटा मैग्रो हिल्स, वो मैंने पूरा बनाया था क्योंकि मेरे ट्यूशन टीचर ने बोला बुक था। का नाम वो तो पब्लिकेशन हो गया, टाटा मैग्रो हिल्स तो पब्लिकेशन हो गया। टाटा मैग्रो हिल्स की फिजिक्स की एक ही बुक आती है 10th में। 10th की। हाँ, और केमिस्ट्री में तो मैंने ढेर सारे बुक बनाए थे, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा था कि जो मेरे ट्यूशन टीचर थे वो केमिस्ट्री के स्पेशली टीचर थे। तो मतलब मैं 6th 7th 8th में जब था तभी मेरा 10th तक का केमिस्ट्री पूरा उन्होंने कंप्लीट करवा दिया था। तो मतलब केमिस्ट्री तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो केमिस्ट्री में कुछ भी आ जाता था तो मतलब डर नहीं लगता था 10th तक। तो 11th 12th का भी पूछते थे 10th में, तो उतना डर नहीं लगता था। फिर बायोलॉजी में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन तो प्रैक्टिस नहीं किया था 10th तक, लेकिन एनसीईआरटी बहुत पढ़ा था बायो में। और मैथ्स में एनसीईआरटी RD शर्मा, RS अग्रवाल मेरे ट्यूशन टीचर ने करवाया था, और कुछ ओलंपियाड का क्वेश्चन बनाता था बाद में घर आके। मीडियम कितना मायने रखता है? जैसे अगर कोई बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है तो उसकी मीडियम तो ज़्यादातर हिंदी हो जाती है। CBSE मीडियम के जो स्टूडेंट हैं तो उन्हें ये थोड़ा फ़ायदा मिलता है कि, है ना, इंग्लिश मीडियम में ही ज़्यादा पढ़ाई होती है। बिहार बोर्ड का स्टूडेंट अगर 10th के बाद चाहे कि मैं नीट की तैयारी करूं, है ना, तो मीडियम से चीज़ें कितनी आसान हो सकती हैं या क्या उनको परेशानियां हो सकती है? ऐसा कुछ लगता है आपको कि इंग्लिश मीडियम के अगर हैं तो उनको फ़ायदा मिल सकता है? बस एक ही फ़ायदा मिलता है इंग्लिश मीडियम का होने का। पहले मैं ये बताता हूँ कि नुकसान क्यों नहीं है। क्योंकि जैसे मैं कोटा गया था तो मेरे जो कोटा में LN में पढ़ाते थे तो उनमें हिंदी मीडियम बैच अलग होता था, इंग्लिश मीडियम बैच अलग होता था। लिंग्विस्टिक एरर, मतलब लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम नहीं आते थे उनके पढ़ाई में। टीचर्स को हिंदी भी ऐसी आती थी कि शुद्ध हिंदी, और इंग्लिश भी अच्छी आती थी और इंग्लिश भी आती थी, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स। तो हर तरीक़ा का लैंग्वेज में पढ़ाते थे, उनका अलग अलग क्लास वो डिवाइड कर देते थे। तो शायद हर कोचिंग में ऐसा होता होगा,
मुझे तो एलन का पता है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। और दूसरा जो फ़ायदा होता है इंग्लिश लेके, वो ऐसा होता है ना कि जैसे पेपर तो हर लैंग्वेज में बनता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इंग्लिश का जो पेपर होता है और बाकी जो लैंग्वेजेस का पेपर होता है उसमें कुछ मिसकंसेप्शन हो जाता है, मतलब क्वेश्चन ही थोड़ा सा अलग आ जाता है उनका बाकियों का। तो उसमें प्रायोरिटी इंग्लिश वाले पेपर को मिलती है कि जो इंग्लिश पेपर में क्वेश्चन आया है वही माना जाएगा, क्योंकि जो बाकी लैंग्वेजेस का पेपर होता है उसमें इंग्लिश पेपर भी आता है साथ में, अटैच्ड रहता है दोनों पेपर। तो फिर इंग्लिश वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है कि जिसने इंग्लिश पेपर दिया है उसका अगर सही है तो उसको मार्क्स मिलेगा, चाहे क्वेश्चन गलत ही क्यों ना हो हिंदी वालों का। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जैसे कोई भी अच्छी पब्लिकेशन की बुक है, जैसे टाटा मैग्रा हिल का आपने नाम लिया, तो सब इंग्लिश में ही मुझे लगता है कि आती है ना। तो एक ये बेनिफिट इंग्लिश वालों को मिल सकता है। तो इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो भी बच्चे आगे जाकर अच्छा करना चाहते हैं, इस बातचीत में आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि अब ऐसा कोई धारणा नहीं है कि हाँ भाई छोटे शहर के हम हैं तो अच्छा नहीं कर सकते हैं। आयुष से आप प्रेरणा ले सकते हैं, पूरे देश में 4था रैंक इन्होंने लाया है, तो भाई आप भी कर सकते हैं। सिंसियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। शुरू से ही आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ मुझे क्या करना है, और डेडिकेशन के साथ आपको अपने काम में लग जाना है। बच्चों का ही अगला प्रश्न था, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, उसमें जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर। टाइम मैनेजमेंट है ना, 180 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, समय भी 180 मिनट होता है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान बच्चों को रखना चाहिए शुरू से, इसका भी कुछ लाभ हो सकता है या? हाँ, सबसे पहले तो ये कि अब तो शायद 20 मिनट बढ़ गया है शायद, और तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा। दूसरा कि टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए अलग से फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको पेपर आता है लिटरली सच में, तो आपको टाइम देखना ही नहीं पड़ेगा, आपका खुद टाइम बच जाता है, लास्ट में बहुत टाइम बचता है। जैसे 180 क्वेश्चन 180 मिनट सुन के लगता है, बट जैसे मैं तो पेपर दे के आया हूँ तो मैं बताता हूँ कि बायोलॉजी जो है उसमें 90 क्वेश्चन आते हैं, तो आधा पेपर तो बायोलॉजी है, बट 90 क्वेश्चन को बनाने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट लगते हैं, या 1 घंटा कह लो, या फिर बहुत मतलब 80 to 90% बच्चे बायोलॉजी आधे घंटे में कर लेते हैं। तो 90 क्वेश्चन तो 30 मिनट्स में हो गया, बचा आपके पास 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा में आपको बाकी 90 क्वेश्चन करने हैं। उसमें भी केमिस्ट्री तो फिज़िक्स से आसान होती है, तो वो भी 40 मिनट से 1 घंटे में हो जाती है। और अगर बहुत ही हार्ड आ गया तो 1 घंटा 10 मिनट, तो टाइम तो बच ही जाता है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट ही देना कोई कंपलसरी है पेपर में, तो उस हिसाब से तो पेपर डिज़ाइन ही नहीं कि आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट दो। और दूसरा कि टाइम मैनेजमेंट खुद से आता है एक्यूरेसी के साथ। जैसे जैसे जो है उसका किसी स्टूडेंट का नॉलेज इन्हेंस होता जाता है, अच्छा होता जाता है, और जैसे जैसे वो इम्प्रूव करता जाता है वैसे वैसे उसका स्पीड उसमें अपने आप बढ़ता जाता है। जैसे शुरू शुरू में कोई कुछ नया सीखता है तो उसमें उसको टाइम लगता है, वो उसमें थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस देता है, लेकिन टाइम के साथ वो स्किल उसके मसल मेमोरी में बिल्ड हो जाती है, तो उसको आदत हो जाता है उसके साथ उस हिसाब से, तो वो उस चीज़ को और अच्छे से कर पाता है। तो ये कोई टाइम मैनेजमेंट ऐसा स्किल नहीं है कि आप उसको ऐसा सोच के जाओगे कि मैं ये क्वेश्चन इतने दिन में बना दूंगा, उससे कुछ नहीं, बस डर लगेगा अगर क्वेश्चन नहीं बना तो। मान लो मेरे पेपर में पहला 3 क्वेश्चन बहुत हार्ड है और वो बना ही नहीं मेरे से, और मैं सोच के आया था कि मैं तो एक क्वेश्चन 1 मिनट में बना दूंगा, और मुझे 3-3 4-4 मिनट लग गए, तो मैं तो बस पैनिक कर जाऊंगा ना एग्जाम में, फिर मेरा बाकी क्वेश्चन खराब होगा। मतलब उतना सोचना नहीं चाहिए अपना, हाँ, बस जो पेपर है कि देने नहीं, जो जाओ और टेस्ट है। पेपर दे के आओ। टेस्ट एनालिसिस का क्या इम्पोर्टेंस है? हर बार जब टेस्ट दे करके, है ना, तो आप बच्चे आते हैं तो उनको अपना आकलन किस तरह करना चाहिए और उससे कितना फ़ायदा मिलता है? टेस्ट तो जैसे रेगुलर देना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि सिर्फ पढ़ो और टेस्ट मत दो। इसका मतलब ये हुआ टेस्ट कि तो हमको, कोचिंग तो हमको लगता है कि वो तो प्रोवाइड करते भी हैं रेगुलर इंटरवल पे। अगर कोई टेस्ट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो यूट्यूब से स्विमिंग सीख रहा है और मतलब खुद करके तो देख नहीं रहा है, फिर जब एग्ज़ाम देने जाएगा तो एग्ज़ाम तो इंडियन ओशन है उसमें, तो फिर डूब जाएगा। तो टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, और टेस्ट जब देगा कोई बच्चा तो उसको ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक वीक है। जैसे मैं जब टेस्ट देता था तो मेरा बायोलॉजी में कंटिन्यू 5 गलत होता था हर बार, हर टेस्ट में एलन के। तो मुझे ये पता था कि मैं बायो में तो मतलब थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरा फिज़िक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम फुल मार्क्स आता था, केमिस्ट्री में भी मोस्ट ऑफ द टाइम फुल मार्क्स आता था। तो अब मुझे इससे ये पता चल गया था कि मुझे जो इम्प्रूवमेंट मिलेगा वो बायो में मिलेगा, फिज़िक्स केमिस्ट्री में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। फिज़िक्स केमिस्ट्री बस मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम पढ़ता रहूँगा तो मेरा मार्क्स कंसिस्टेंट रहेगा। तो इससे ये पता चलता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है,
और जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक है उसमें मार्क्स इंप्रूव करना भी उतना ज़्यादा ही आसान होता है, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 180 मार्क्स का सब पेपर है और उसमें मेरे 40 नंबर आ रहे हैं या 70 नंबर आ रहे हैं, तो उसमें 20 नंबर 40 नंबर बढ़ाना आसान होता है। लेकिन किसी सब्जेक्ट में मेरे 180 में 170 नंबर आ रहे हैं, तो उसमें 10 नंबर बढ़ाना तो बहुत मुश्किल होगा ना, क्योंकि फिर तो मैं 100% स्कोर कर दूंगा उस सब्जेक्ट में, तो वो तो मुश्किल होता है। तो जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक है उसमें मार्क्स बढ़ाना सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो जो जिसमें आपके सबसे कम मार्क्स आते हैं उस सब्जेक्ट को एनालाइज करिए, उसमें ये देखिए कि आपका कौन सा चैप्टर में वीक है, आपका पॉइंट कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक वीक है, फिर उस टॉपिक को दोबारा अपने टीचर से पूछें, तो उससे फ़ायदा मिलता है अगले टेस्ट में। तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है? बच्चों की अक्सर ये भी शिकायत रहती है कि जो 6-7 घंटे की तो कोचिंग का ही मतलब ड्यूरेशन होता है, उसके बाद इतना टास्क दिया जाता है कोचिंग से कि बच्चे बोलते हैं कि मुझे अपना सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। क्या ऐसा कुछ है? टास्क और ये बैलेंस कैसे बना करके रखें, जो कोचिंग की पढ़ाई है और अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंस देखते हैं सेल्फ स्टडी का और कैसे एक बैलेंस बनाया जाए? सेल्फ स्टडी का तो टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब मिलता है। ये एक मिथ है कि मतलब झूठा अंधविश्वास है कि जो है कोचिंग से पढ़ने के बाद टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बहुत होमवर्क देते हैं। क्योंकि होमवर्क क्यों ज़्यादा लगता है, क्योंकि शुरुआत में तो कोचिंग में क्या होता है कि 10-10 क्वेश्चन देते हैं हर सब्जेक्ट में। तो जैसे एक दिन में मेरा 4 क्लास है तो आज मुझे 40 क्वेश्चन ही करने हैं। बट कुछ लोगों का होता है कि ऐसा सोचते हैं 40 क्वेश्चन ही तो हैं, कल 40 और मिल जाएंगे तब 80 बनाऊंगा एक बार में। फिर वो 80 कब 120, फिर 160, ऐसे करके कब 500-600 क्वेश्चन पेंडिंग हो जाता है। फिर लगता है कि कोचिंग में इतना होमवर्क मिला हुआ है, अब मेरे पास टाइम नहीं पढ़ने का, तो इसलिए टाइम फिर कम पड़ता है कोचिंग के बाद। क्योंकि धीरे धीरे तो होमवर्क बढ़ता ही जाएगा अगर आप होमवर्क नहीं करोगे रोज़ का। तो मैं क्या करता था कि कोचिंग से आया, फिर आधे घंटे में तो सब कर लेता था ख़त्म, जो सब्जेक्ट का होमवर्क था रहता था। बस आधे घंटे में? हाँ, मतलब बायो का क्वेश्चन, जैसे बायो 2 क्लास होती थी तो 20 क्वेश्चन मिला मान लो, तो वो तो 5 मिनट में हो गया 20 क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में 90 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हो जाता था मेरा आधे घंटे के आसपास में 90 क्वेश्चन। और फिर फिज़िक्स में थोड़ा टाइम लगता था 15-20 मिनट, और बाकी केमिस्ट्री में 5-10 मिनट, क्योंकि ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलता था उसमें शुरुआत में। बाद में तो फिर क्या होता है, टीचर बोलते हैं ठीक है जो पढ़ा दिया वो खुद से मॉड्यूल से ढूंढ के बना लेना, तो ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलता है। और होमवर्क भी तो एक सेल्फ स्टडी का ही पार्ट है, वो एक टेस्ट की तरह है कि आपको जो पढ़ाया आप घर आके खुद से उसको कर पा रहे हो या नहीं। मैं एक चीज़ करता था कि मैं घर आके दोबारा नोट्स ज़्यादा नहीं पढ़ता था, तो मुझे उसकी वजह से, क्योंकि मैं कोशिश करता था कि जो क्लास में पढ़ाया वो तो मैं सीख गया, तो अब मतलब मैं घर आया तो मुझे सब कुछ आना तो चाहिए, उसके लिए मुझे दोबारा कॉपी पढ़ना नहीं पड़े। तो मैं ऐसा कोशिश करता था। शुरुआत में तो दिक्कत आती है इसमें कि पढ़ना पड़ता है दोबारा देख के कॉपी में, बट मतलब 4-5 महीने के बाद मुझे घर आके कॉपी देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता था फिर से। फिर मैं जो पढ़ के आया वो सब याद रहता था मुझे परमानेंट मेमोरी में, तो उसके बाद मेरे पास तो टाइम बच जाता था। और होमवर्क भी बनाता था, तो कभी कभार होमवर्क छूटता भी था, तो फिर वो अगले दिन कर लेता था या फिर क्लास में कर लेता था, और सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाता था मुझे। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। अंत में बस 1-2 क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। ये जो सफलता मिली, तो जाहिर सी बात है कि अब लक्ष्य होगा एक अच्छा डॉक्टर बन करके, है ना, मरीजों की सेवा करना है, या इसके अलावा भी कुछ माइलस्टोन आपने तय करके रखा है कि आगे क्या करना है ज़िंदगी में? आपका लक्ष्य क्या है? एक जो होता है कि हाँ भाई मुझे जीवन में ये हासिल करना है, मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, ऐसा क्या है? मेरा वैसा कोई अभी गोल, मैं ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोच के चलता। फिलहाल एडमिशन लेना है अपना, है ना, कोर्स पूरा करना है, उसमें अच्छा करना है। सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? सबको ही, मतलब जो लोग मुझसे आज तक मिले हैं सबका ही कुछ ना कुछ रोल है। जैसे मेरे दोस्त लोग, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स जो यहाँ तक थे 10th तक, वो भी कोटा में जो थे वो सब भी, मतलब हर किसी का इम्पोर्टेंस है। छोटे शहरों के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी जो कर रहे हैं, 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट, है ना, 3 अटेम्प्ट भी देने के बाद उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाती है, थोड़ा निराश भी हो जाते हैं। बहुत बार आप देखते होंगे कि आत्महत्या जैसी घटनाएं भी कभी कभी सुनने को मिलती हैं। आपकी क्या राय होगी उन बच्चों के लिए कि अगर 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद नहीं सफलता मिल रही है तो क्या करना चाहिए उनको?
अगर 2 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं आपका एग्ज़ाम अच्छा जा कैमरे रहा की है, तरफ देख कर था। अगर आपका 1-2 अटेम्प्ट के बाद भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा रहा है तो आप 2 काम कर सकते हो। या तो आप कुछ नया स्ट्रीम ट्राई करो जो आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर आपने 2 अटेम्प्ट दिए हैं तो उन 2 सालों में आपने काफ़ी कुछ और भी किया होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ नीट के बारे में पता हो, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रीम और है, तो उनको भी आप ट्राई करके देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नीट ही देने से, डॉक्टर बनने से ही आपको वो खुशी मिलेगी जो आप ढूंढना चाह रहे हो। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप और अच्छा कर सकते हो और अगर आप फिर से दोगे तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा, तो एक बार फिर ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन 2-3 बार के बाद आई थिंक कि मन सैचुरेट हो जाता है सेम चीज़ पढ़ना। मतलब मुझे खुद नीट के बाद रीनीट के टाइम दोबारा पढ़ना पड़ रहा था, तो मैं थोड़ा तो बोर हुआ था कि ये सेम चीज़ दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। तो वही 2-3 बार के बाद सैचुरेशन आ जाता है, तो कुछ नया ट्राई करके भी देख सकते हैं बस। अंत में 1-2 प्रश्न बस और पूछना चाहूँगा कि आज के समय में बच्चों के सामने मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा जो डेविएशन आता है ना मोबाइल और सोशल मीडिया इस सब की वजह से, उस पर कैसे आपने कंट्रोल किया? और बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर उन्हें करियर बनाना है तो इन सब चीज़ों से दूरी है ना कैसे बनाई जाए, कब से उनको ध्यान रखना चाहिए इन बातों का? हाँ, अगर फ़ोन चलाने से आपका पढ़ाई ख़राब हो रहा है तो फिर तो आपको फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। इसका मतलब कि आपका सेल्फ़ कंट्रोल बहुत बेकार है, कि आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है कि फ़ोन इतने देर चलाऊँ तो मतलब मेरा पढ़ाई आप कितनी देर फ़ोन खराब चलाते नहीं। थे? मैं तो नॉर्मल जितना, जब मतलब मैं बहुत नॉर्मल रहता था। मतलब अगर मेरा ऐसा था कि जैसा मैं 10th में था मैं कोशिश किया था कि वैसा ही 11th और 12th में हो तो 2-4 घंटे चला लेता था। बट उसमें मतलब अगर कभी पढ़ाई में दिक्कत आती थी तो थोड़ा कम भी करता था। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए थोड़ा प्रिपरेशन के टाइम, क्योंकि खासकर जो 1 मिनट वाला रील होता है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि टाइम कब पास हो जाता है वो पता नहीं चलता है। और दोस्तों वगैरह से बात करने के लिए तो फ़ोन यूज़ करना ही पड़ता है। तो कुछ लोग कीपैड वाला भी फ़ोन यूज़ करते हैं, बट मैं ज़्यादातर व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह पे चैट करके बात करता था। तो मैं स्मार्टफ़ोन यूज़ करता था, बट इस तरीके से यूज़ करता था कि उससे मेरे पढ़ाई को कोई नुकसान ना हो। हाँ, मतलब ये निर्णय बच्चों को ही लेना हाँ, ये चाहिए। आपका अपना डिसीजन है, क्योंकि खुद को मतलब बिना इंटरटेनमेंट के सिर्फ पढ़ते रहने से भी थोड़ा एक टाइम के बाद बुरा, मतलब बहुत बोरिंग हो जाता है फिर लाइफ। तो जो आपको पसंद है वो तो बिल्कुल करें, ऐसा नहीं कि जो 2 साल है उसमें जो पसंद है वो ना करें। गेम खेलना पसंद है तो गेम खेलें, बट एक लिमिट में। अगर आपका फिर वो गेम पढ़ाई को ख़राब कर रहा है तो फिर आपको वो बंद करना पड़ेगा, चाहे आपको वो पसंद है चाहे ना पसंद हो। परीक्षा वाले दिन की कुछ रणनीति थी विशेष, कैसा लग रहा था उस दिन? परीक्षा वाला दिन तो बस फ़ोन चलाया था ताकि दिमाग में एग्ज़ाम का कुछ आए ही ना। अच्छा। उसके एक दिन पहले दिन भर से फ़ोन देखा था, दोस्तों से बात वगैरह किया था, जो नहीं पढ़ रहे थे उनसे, जो पढ़ रहा था उससे नहीं। तो जो नहीं पढ़ रहा था वो भी बोल रहा था भाई क्या कर रहा है, तो मैं भी बोल रहा था कुछ नहीं, टाइम पास। तो उनसे बात किया था और पढ़ा तो नहीं था परीक्षा के एक दिन पहले। नीट वाले के पहले पढ़ा था, रीनीट वाले के पहले नहीं पढ़ा था, क्योंकि तब मुझे 100% कॉन्फिडेंस था कि अब हो गया, इसके बाद अब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब जो आएगा सो आएगा। फिर जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन तो मतलब कुछ वैसा प्लान तो नहीं करके गया था, क्योंकि मैं मतलब लेट से कि मैं ऐसा प्लान करके जाता कि इजी पेपर आएगा, ये कर दूंगा ऐसे करके, और वहाँ जाके दिखता कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर हार्ड पेपर आ जाता तो मतलब पूरा प्लान फेल हो जाता तो थोड़ा बुरा लगने लगता, इसलिए पहले से कुछ प्लान वगैरह करके नहीं गया था। चलिए, अंतिम प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि हर बच्चों के कोई ना कोई रोल मॉडल होते हैं या कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर होता है जिनसे वो बहुत प्रभावित होते हैं, है ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की इमेज उनके दिमाग में रहती है। कोई ऐसे व्यक्ति या कुछ ऐसे लोगों का नाम लेना चाहेंगे जो लगता हो कि हाँ ये मेरे रोल मॉडल हैं? आपके रोल मॉडल कोई हैं या कोई मेरा थे? रोल मॉडल तो ऐसा कोई है नहीं, लेकिन फिर भी एक नाम बोलूँ तो मेरे भैया। भैया? हाँ, भैया अभी कहाँ है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं? हो गई उसकी हो गई है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अभी पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? इंडिया के बाहर से, अमेरिका से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो हमने आयुष से पूरे विस्तार पूर्वक इनकी तैयारी के बारे में भी जाना, है ना, विद्यार्थियों
के भी कुछ प्रश्नों का जवाब इन्होंने काफ़ी विस्तार पूर्वक दिया। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से उन सभी को लाभ होगा। आयुष को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि जिस तरह इन्होंने आज बिहार को गौरवान्वित किया, हमारे छोटे से नवादा ज़िले को गौरवान्वित किया, वारिसलीगंज प्रखंड का नाम इन्होंने पूरा इंडिया लेवल पर आज पहुंचा दिया है। डॉक्टर के रूप में भी हम चाहेंगे कि है ना, ऐसा ही इनके बारे में ख्याति हमें सुनने को मिली, या भविष्य में जो भी इनकी योजनाएं हैं, हम सभी के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष बातचीत के लिए।